हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। ठीक है, पहले लास्ट हमने क्लासेस में क्या पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि हम ह्यूमन का किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपका जो सबसे पहला आएगा वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। इसमें मेन क्या है, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम कर रहे हैं उनका हम क्या करें, डेवलपमेंट करें। तो ये क्या हो गया, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनका क्या करना है, हमने उनके अंदर जितनी स्किल्स हैं, जो भी उनकी एबिलिटीज़ हैं, उसको बेहतर तरीके से और भी ज़्यादा डेवलप करें, ताकि हमें क्या मिले, एक बेहतर एम्प्लॉयज़ मिले जो बेहतर काम करें हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या करना है, अपने डेवलपमेंट करना है। ठीक है, डेवलपमेंट करना है, डायनामिक रखना है उसे, कि वो अपने आप को चेंज भी करता रहे समय के साथ साथ, मोटिवेशनल रहे वो। ठीक है, वो क्या रहे, मोटिवेशनल रहे। दूसरा, इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक प्लान वे। ठीक है, जितने भी हमारे सिस्टमेटिक प्लान वे है वो क्या रहे, उसमें इफेक्टिव रहे, मतलब बेहतर अपना क्या करे, हर काम में वो अपना बेहतर दे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मनुष्य जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। वो मोटिवेटेड रहें, वो बेहतर तरीके से काम करते रहे, एक सिस्टमेटिक वे में वो अपना काम करते रहें, और उस काम को वो इतने अच्छे से इफेक्टिवली करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो, बढ़े। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉय है जो बहुत मोटिवेटेड है और बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हम उसके आइडियाज़ को ले ही नहीं रहे अपनी ईगो प्रॉब्लम के चलते, तो इससे क्या होगा, हमारे एम्प्लॉय जो का डीमोटिवेट होगा, उसका क्या ज़्यादा, वो सैलरी लेगा और मजे से अपने घर जाएगा। तो इससे प्रोडक्टिविटी हमारी घटेगी। जो हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स है वो हमने सही तरीके से यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास एक रिसोर्सेज था जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता था, हमने ईगो प्रॉब्लम के चलते उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो ये है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, किस तरीके से हम ह्यूमंस को डेवलप कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, बेसिकली हम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए पढ़ रहे हैं, जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस किसके लिए पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए पढ़ रहे हैं। फिर है हमारा ह्यूमन एसेट। अब मैंने बताया था ह्यूमन एसेट भी क्या है, हमारे ह्यूमन को फैमिली कल्चर देना। मतलब ह्यूमन एसेट मैंने क्या बताया था, जो ह्यूमन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए, बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है उस हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ह्यूमन है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, ह्यूमन को फैमिली कल्चर देना। जो भी हमारे ह्यूमन हमारे अंदर काम कर रहे हैं उनको हमें क्या देना है, एक फैमिली कल्चर हमें उन्हें देना है, ताकि वो क्या करें, एक बेहतर काम करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी, ओवरऑल एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी को बढ़ाना। ठीक है, जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसकी क्या करनी है, हमने ओवरऑल क्वालिटी को क्या करना है, उसकी एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना है। ठीक है, जो भी उसके अंदर क्वालिटी है उसकी हमें क्या करनी है, क्वालिटी को बढ़ाना है। ठीक है, फिर है इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, मेन ऑनेस्टी, की उसके साथ हमें क्या करना है, उनकी ऑनेस्टी को इम्प्रूव करना है, इंटीग्रिटी अपने साथ लेके चलना है उन्हें। टेक्नोलॉजी, डायनामिक यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी, और हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में करना है, क्या करना है, बेहतर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। अपने सभी एम्प्लॉयज़ को जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को हमें क्या करना है, उन टेक्नोलॉजी को हमें उन्हें सिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ठीक है, इसके बाद है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो ह्यूमन रिसोर्स में हम मैनेज कर रहे थे उसके अंदर हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स का विकास करेंगे। ठीक है, जितने भी हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे थे उसी के अंदर हमने क्या करना है, ह्यूमन का विकास भी, डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नीड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी नीड क्या क्या है, तो उसकी नीड है हमारी टू अचीव गोल। देखिए, अगर हमारा डेवलपमेंट ह्यूमन जो होगा वो बेहतर काम करेगा तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मेंटेन अ लेवल ऑफ ग्रोथ, हम एक अपनी ग्रोथ का लेवल मेंटेन कर सकते हैं टू इम्प्रूव इफेक्टिवली। ठीक है, हम क्या करेंगे, इफेक्टिवली इफिशिएंसी की, हमारी जो भी इफेक्टिव है, जो भी इफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है हमारे इंस्टीट्यूट की, उसको इम्प्रूव करेंगे, बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की नीड क्या है, अगर हमारा जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास है, उसको हम बेहतर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसको अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको अच्छा से मोटिवेट कर रहे हैं, उसके आइडियाज़ को वेलकम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा
इससे क्या होगा, हमारा जो एक तो गोल अचीव होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी और हमारी जो इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंसी क्या है वो इम्प्रूव होगी हमारी, ठीक है। तो इसीलिए हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अंतर क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये आपका होल मैनेजमेंट है, सब कुछ आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। सब कुछ आएगा, आपका पूरा टोटल मैनेजमेंट आएगा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, इसमें सब कुछ आता है, ठीक है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना है, और मैनेजमेंट फंक्शंस भी आपके इसके अंदर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और जितने भी मैंने आपको फंक्शनल बताया तो ऑपरेटिव फंक्शनल और नॉर्मल फंक्शनल जो होते हैं वो सब हमारे HRM में आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। HRD क्या है, ये क्या करती है, इंक्रीज परफॉर्मेंस और पीपल, ये लोगों की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। तो डेवलपमेंट स्किल, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स को, नॉलेज को, उनकी जो क्षमता है, एबिलिटीज़ हैं, उनको क्या करेगा, बढ़ाने में, डेवलप करने में हेल्प करेगा। और ये HRM का ही एक सबसेट है, किसका सबसेट है, ये HRM का ही एक सबसेट ये है, ठीक है। इसका ही ये क्या है, एक सबसेट है, समझ में आया इतना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होल है, हर चीज़ देखेंगे हम उसमें तो हम सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। कैसे हम प्लान कर रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब कुछ हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ रहा है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो ये आपके जो दोनों टॉपिक हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इसी का एक सबसेट है, किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। इसके बाद है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, क्या नीड्स हैं हमारी, वो हम पढ़ चुके हैं, ताकि हम क्या करें, अपने रिसोर्सेज को, जो भी हमारे ह्यूमन्स हैं उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे, एक बेहतर इन्वायरमेंट दे, उनको ऐसा इन्वायरमेंट दे कि उनका वो बेहतर से बेहतर एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाए, ठीक है। फिर है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमारा क्या है, इसमें हमारा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आपका, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को प्लान कर रहे हैं तो क्या कितने तरह की स्टेप्स हमारी आएंगी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमारी एक तो प्रोसेस है, ये क्या, इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है, पक्का करता है ऑर्गेनाइजेशन की सही संख्या, सही स्थान पर सही प्रकार के एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करे। इसमें क्या काम, इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या देखता है कि वो अपने सही संख्या में सही एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, उन्होंने सही स्थान, सही प्रकार के एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करें। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं श्योर करूँगी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक तो नंबर ऑफ़ पीपल सफिशिएंट हो, पूरे बेहतर नंबर ऑफ़ पीपल्स हों, और जितने मुझे चाहिए उतने मेरे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ठीक है। तो सही संख्या में सही स्थान पे सही प्रकार के एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करो, और सभी में क्या होनी चाहिए, सही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, टास्क को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली पूरा करना, ठीक है। और ऐसे एम्प्लॉयज़ को मुझे इकट्ठा करना है जो मेरे टास्क को, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली पूरा कर ले। इफेक्टिवली मतलब टाइम पर पूरा करे, इफिशिएंटली मिनिमम रिसोर्सेज बिना वेस्ट करे, रिसोर्सेज कोई भी वेस्ट ना करे, और मिनिमम रिसोर्सेज में वो काम कर ले। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। फिर हमारा क्या है, हेल्प ऑर्गेनाइजेशनल अचीव, ये आ नहीं रहा है, एक मिनट। फिर इसके आगे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें लिख लेना, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इसके नीचे, ठीक है। तो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, जो भी हमारे क्या है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा कौन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ताकि वो क्या, हम इस तरीके के लोगों को इकट्ठा करें, वो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में इतना प्रॉफिट कमाना है या फिर हमें इतना काम करना है, वो उसको इफेक्टिवली एम्प्लॉय हमारा पूरा कर सके, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इंश्योर करता है कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा सही संख्या में सही स्थान पर सही प्रकार के एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, वो इकट्ठा करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे टास्क को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली पूरा करना है उसने, उसका काम क्या है, जो भी हम एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं वो क्या काम कर रहा है, वो टास्क को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली पूरा कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारा है नेक्स्ट है हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव
हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हमारा जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प ये कर रहा है, ठीक है। आई होप ये वाली आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जिसमें हम सही संख्या में लोगों को और सही क्वालिफिकेशन के साथ सही लोगों को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा करते हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, जो क्या करता है वो हमारे काम को सही तरीके से करता है, इससे हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर जॉब एनालिसिस, ठीक है। जॉब एनालिसिस क्या है, हमें क्या करना होता है, हम एनालिसिस करते हैं हमारी जॉब का कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, जो हमारा स्टाफिंग वाला स्टेज था ना, फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जो स्टाफिंग वाला स्टेज था, सबसे पहले प्लानिंग था, फिर स्टाफिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद हमारा स्टाफिंग था, ठीक है। तो वो जो स्टाफिंग वाला स्टेज जो था उसमें हम यही देखते हैं कि हम किस तरीके से स्टाफ को क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। तो जब हम स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड स्टेज जो थी हमारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी स्टाफिंग है, तो हम किस तरीके से अपने स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ जॉब, जितनी भी हमारे पास जॉब्स हैं, ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे कि हमें क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह की जॉब्स के लोगों के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या है, जो ये क्या है हमारा डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ जॉब, हमें सबसे पहले क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमें देखना है कितने तरह की जॉब्स की हमें ज़रूरत है। अगर कोई अपना खुद का कॉलेज खोलने का सोच रहा है तो सबसे पहले देखना होगा कि उसे प्रिंसिपल्स रिक्रूट करने हैं, उसके बाद उसे फैकल्टीज़ रिक्रूट करनी है, उसके बाद उसने जो स्वीपर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सब उनको रिक्रूट करना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ जॉब करेगा, सभी को देखेगा कि उसके पास उसको कितने नौकरियों की ज़रूरत है। फिर आइडेंटिफाई जॉब वैकेंसी इन एवरी लेवल, सबसे पहले उसने लेवल बना लिया। लेवल कैसे बनाया, उसने ये देखा कि उसको एकेडमिक में कितने चाहिए, उसको अकाउंट्स में कितने चाहिए, उसको सुपर पियोन्स लेवल पे कितने चाहिए, जो हमारा ये इन सभी लेवल पे हमारी जितनी जॉब चाहिए। उसके बाद वो ये देखेगा कि हर लेवल पर उसे कितनी वैकेंसी चाहिए, उसे कितनी फैकल्टीज चाहिए रखनी है, कितने उसको स्वीपर्स रखने हैं, कितने उसको पियोन्स रखने हैं, कितने उसको अपने गार्डनर्स रखने हैं, ये सब वो अपना देख लेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई जॉब वैकेंसी इन एवरी लेवल, ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जॉब, ठीक है। वो क्या देखेगा कि हमारा ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जॉब, ठीक है। इसके आगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जॉब है, वो आ नहीं रहा है, ये हैंड रिटन में वाली प्रॉब्लम आती है। तो ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब, जॉब से जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है वो इकट्ठी करेगा कि अगर आपको टीचर रखना है तो वो MSc नेट रखेंगे, और इनके प्रिंसिपल रखना है तो वो PhD रखेंगे। तो वो क्या करेंगे, सभी इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड बना लेंगे और उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जॉब करेंगे कि उन्हें क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या जॉब का काम है, जो भी वो टीचर रखेंगे उन्हें कितने घंटे क्लासेज लेनी है, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, उनको कितने किस किस सब्जेक्ट्स की क्लासेज लेनी है, वो सब वो जॉब का एक डिस्क्रिप्शन बना देंगे, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना विद द हेल्प ऑफ द जॉब इन्फॉर्मेशन। अब हमने सब जॉब की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जॉब का डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, ठीक है। जॉब का डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि जॉब में क्या क्या हमें ड्यूटीज़ और जो टास्क हैं वो अपने एम्प्लॉय से कराने हैं, ताकि हम उससे शुरू में ही बता दें कि आपको क्या क्या टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे ही। जॉब के लिए ज़रूरी स्किल्स, एबिलिटीज़ और नॉलेज, ये भी हम देखेंगे कि जॉब के लिए जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ आ रहा है उसको जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स और जो एबिलिटीज़ हैं और जो नॉलेज है उसको चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा जॉब एनालिसिस। अगर हम देखेंगे तो जॉब एनालिसिस में कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, बैठेंगे और पूरा लिस्ट बनाएंगे कि हमारे उसमें कितने तरह के हमें डिपार्टमेंट बनाने हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी तरह की हमें कितने तरह की फैकल्टी की हमें ज़रूरत है और हर फैकल्टी का काम क्या क्या होगा, बस हमें इतना देखना है जॉब एनालिसिस में। अब जॉब एनालिसिस के अंदर एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन आता है और जॉब स्पेसिफिकेशन आता है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा आता है जॉब एनालिसिस में, ठीक है। तो इसमें है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में है हमारा टास्क है, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो भी हम रिक्रूट कर रहे हैं उसको हम पहले ही बता देंगे कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी, जॉब का टाइटल और जॉब में क्या क्या करना है। तो वो किस में रखते हैं, हम जॉब डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, ठीक है। किस में रखेंगे, जॉब के डिस्क्रिप्शन में रखेंगे हम इसको, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम इसको रखते हैं।
जिसमें हम क्या बताते हैं कि आपको क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। ठीक है, दूसरा है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में हमारा क्या है, जो इसमें हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्किल्स, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या हमें चाहिए उस एम्प्लॉयज़ में। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में तो सिर्फ जॉब का डिस्क्रिप्शन बता दिया हमने कि आपको ये काम करना है। हमने पहले सोच लिया कि हम अगर प्रिंसिपल रखना है तो ये सारे काम प्रिंसिपल के होंगे। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि अगर हम प्रिंसिपल रखें तो उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, तब हम जॉब को एनालिसिस करेंगे। इसके बेस में हम क्या बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसके बेस पे एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। ठीक है, इसके बेस में हमने क्या बनाना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। समझ में आया इतना? तो कुछ नहीं है, जॉब एनालिसिस में हमने सबसे पहले ये देखा कि हमें क्या कौन से वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल है, कितने तरह के स्टाफ हमें चाहिए। उसमें हमने देखा जॉब एनालिसिस में हमने 2 पार्ट्स में कर लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि जिसको हम जॉब में रख रहे हैं उसकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। उसी आधार पे हमने क्या बनाया, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाया कि अगर वो जिसको हम जॉब दे रहे हैं तो हम अपने एडवर्टाइजमेंट में साफ लिख देंगे कि फैकल्टी के लिए MSc नेट होना कंपलसरी है, तभी आप हमारे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, इसके आधार पर हमने क्या बनाना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। एडवर्टाइजमेंट मतलब जो हम न्यूज़पेपर में देंगे या ऑनलाइन देंगे, जहाँ भी हम पब्लिसिटी करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जॉब की वैकेंसी अवेलेबल है, तो हम लोगों को एक तरह से अप्रोच करेंगे कि वो आकर के हमारे वहाँ जॉब को ज्वाइन करें। ठीक है, अब हम जॉब एनालिसिस के बेस पे क्या बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। उसमें हम पूरा लिख देंगे अपने एडवर्टाइजमेंट में कि क्या हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या हमारे डिस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, क्या क्या जॉब्स अगर कोई एम्प्लॉय अप्लाई करता है तो उसे क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ उसको परफॉर्म करनी होगी, क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो ये हमारा जॉब एनालिसिस है। इसके बाद रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट में हमारा क्या क्या आएगा, हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम उसे नौकरी पर रखेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हो। सिलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट, आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप एडवर्टाइजमेंट दोगे, न्यूज़पेपर में दे सकते हो एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं, उनमें आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। ठीक है, उसमें एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। इसके अलावा आप प्रोसेस सिलेक्ट, उससे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट के बाद आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगी, आपके पास रिज्यूम्स आएंगे, तो आप उसमें से क्या करोगे, एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी एक कॉर्नर होता है, न्यूज़पेपर में भी एक कॉर्नर आता है जहाँ पे वो देते रहते हैं कि आपके ये इस कंपनीज में जॉब अवेलेबल है, तो वो सब आपके एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर भी आते हैं, उसमें जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो हो गया। इसके अलावा सिलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट है, आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सबको बता दोगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी खाली है। इससे क्या होगा, आपका जो कैंडिडेट है, फिर आपको सभी कैंडिडेट अपना रिज्यूम भेजेंगे, आप उनका इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, आपको जो भी उसमें सूटेबल लगेगा आप उस कैंडिडेट को रख लोगे, यानी कि अपने बेस्ट कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कर लोगे। प्रोसेस है, प्रोसेस आइडेंटिफाई पर्सपेक्टिव कैंडिडेट सोर्सेज वेयर कैंडिडेट अप्लाई टू जॉब। ठीक है, रिक्रूटमेंट में, रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक सोर्सेज को हमें क्या करना होता है, एक सोर्सेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक बेहतर सोर्सेज को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उस सोर्सेज को जहाँ क्या करेगा, वो सोर्सेज हर कैंडिडेट तक जानकारी पहुंचाने में अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लगभग सभी कैंडिडेट तक जानकारी मिल जाएगी जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स भी हैं, जैसे freejob.com है, कई तरह की ऑनलाइन साइट्स भी हैं, उनमें आप जो भी वैकेंसीज आती रहती है वहाँ पर आपको उनका एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस है हमारे आइडेंटिफाई पर्सपेक्टिव कैंडिडेट सोर्सेज की, कहाँ से हमें बेहतर सोर्सेज मिल सकता है। आप ऑनलाइन अपनी जॉब डाल सकते हैं, इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर जो पैम्पलेट्स होते हैं आप उसमें निकाल सकते हैं। हर जगह मैंने ये भी देखा है कि जॉब्स के लिए पैम्पलेट्स निकाल करके जगह जगह आप चिपका देते हैं। ठीक है, पोस्टर्स की तरह। वेयर कैंडिडेट अप्लाई टू जॉब, और आप बताओगे कि कहाँ आपका कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है आइडेंटिफाई पर्सपेक्टिव कैंडिडेट सोर्सेज। ऐसी जगह जहाँ कैंडिडेट हमारे एडवर्टाइजमेंट को देख ले और कहाँ वो उसको अप्लाई करना है उसे पता हो। ठीक है, तो ये हमारा रिक्रूटमेंट का एक स्टेप है, इसमें
कुछ खास एग्जाम का है नहीं। रिक्रूटमेंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक है हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनल रिक्रूटमेंट में हमारा क्या होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट में हमारा है, मान लीजिए अगर किसी का मैनेजर रिटायर्ड हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और मुझे लगता है उस मैनेजर, मेरा जो असिस्टेंट मैनेजर है वो बेहतर काम करता है, तो मैं अपने असिस्टेंट मैनेजर को ही मैनेजर की पोस्ट में रिक्रूट कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, एक तो इंटरनल सोर्सेज से ही मैं उसको ट्रांसफ़र करके अपने एम्प्लॉयज़ को ले सकती हूँ, ट्रांसफ़र करके ले सकती हूँ। इसके अलावा आपको प्रमोशन के थ्रू आप ले सकती हूँ उसको। ठीक है, रीएम्प्लॉयमेंट हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया था, फिर किसी कारण से वो चला गया, उसको दोबारा से मैं बुला सकती हूँ। एक्स एम्प्लॉयमेंट है, कोई जो छोड़ के जा चुके हैं उनको मैं रख सकती हूँ। इसके अलावा इंस्टीट्यूट अंदर के व्यक्तियों का रिक्रूटमेंट करना है। ठीक है, जो भी मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर के व्यक्ति हैं उनको रिक्रूटमेंट दूंगी मैं। ठीक है, चाहे वो पुराना एम्प्लॉयज़ हो, और जो एम्प्लॉयज़ जा चुका है नौकरी छोड़ करके, उसको मैं दोबारा से ऑफर दूंगी कि भैया आप चले गए हो, यहाँ मेरे वहाँ वैकेंसी अवेलेबल है, आप दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, किसी ब्रांच से दूसरी ब्रांच को मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। मुझे पता है जो उस ब्रांच का जो असिस्टेंट मैनेजर है वो बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं उसे अपने दूसरी ब्रांच में मैनेजर के रूप में या असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। ठीक है, प्रमोशन दे सकती हूँ। इसके अलावा रीएम्प्लॉयमेंट, एक्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूट के अंदर के व्यक्ति का जब रिक्रूटमेंट कर रही हूँ तो वो क्या आएगा, मेरा इंटरनल सोर्सेज आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज में होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग, जो किसके थ्रू आते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आते हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन डाल दिया, मैंने बाहर के लोगों ने देखा ऑनलाइन मेरे ऐड को, और फिर उन्होंने आकर के रिज्यूम दिया अपना। ठीक है, तो उस रिज्यूम में से मुझे जो एक बेहतर रिज्यूम लगेगा मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, वो हमारे क्या हो गया, वो हमारा हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, वो हमारा हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज। वो हमारा हुआ एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो हमारे एम्प्लॉयज़ रिज्यूम भेजेंगे या अप्लाई करेंगे, वो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए। इसमें एक टर्म है रेडिंग। रेडिंग में क्या होता है, जो हमारे रेडिंग में हमारा क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हमारे कई बार आपने देखा होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो उसको रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से कांटेक्ट करना और उनको क्या करना, अट्रैक्ट करने की कोशिश करना है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो, हम आपको वहाँ से भी बेहतर ऑप्शन देते हैं। ठीक है, तो उसको रेडिंग बोलते हैं। तो आप इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज के द्वारा कर सकते हो। रेडिंग आपका एक्सटर्नल सोर्सेज का है। कई बार हमने देखा, हमारा कॉलेज है और बगल का कॉलेज है, उनके वहाँ बहुत अच्छी फैकल्टी है, तो हमने क्या किया, उससे कांटेक्ट किया और उसको एक तरह से लालच दिया कि आओ भैया हमारे कॉलेज भी ज्वाइन कर लो, हम आपको वहाँ से अच्छी सैलरी देंगे। तो उसको बोलते हैं रेडिंग। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज का ही एक पार्ट है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो सकता है, रेडिंग के थ्रू हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, बाहर के लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी देते हो। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन में क्या है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, एग्जाम, इंटरव्यू सिलेक्ट कैंडिडेट। ठीक है, कुछ नहीं है, सिलेक्शन में आपका जो भी कैंडिडेट है उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे रिज्यूम आ गए, तो हम क्या करेंगे, उन रिज्यूम्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उन रिज्यूम को सिलेक्ट कैसे करेंगे कि हमारे जो रिज्यूम्स आए हैं उनको पहले हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। हमें लगेगा जो भी हमारे जॉब के लिए हमें बेहतर लगेगा, पहले हम वो रिज्यूम्स अलग कर लेंगे, छाट लेंगे, उसके बाद हम उन्हें बुलाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट में एग्जाम, इंटरव्यू सिलेक्ट करके कैंडिडेट। ठीक है, तो हमारे क्या है, इसमें हम एग्जाम ले सकते हैं, उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, और इसके थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं कैंडिडेट का। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देना है, थोड़ा गलत लिख दिया है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं कैंडिडेट का। और जो इंटरव्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा नेगेटिव टूल है। ठीक है, इंटरव्यू नेगेटिव टूल के, क्योंकि सिलेक्शन और रिमूवल दोनों दिखाता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरव्यू में सिलेक्शन देता है तो रिमूवल भी देता है, हटाता भी है लोगों को। बहुत से लोग जाते हैं, उनमें से कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करता है और बाकी सबको हटा देता है। तो ये क्या है, इंटरव्यू हमारा एक नेगेटिव टूल है। ठीक है, समझ में आया इतना। तो सिलेक्शन ऑफ एक कैंडिडेट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन में आएगा, एग्जाम के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, जो भी हमारे प्रोसीजर है उसके थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं, और जबकि इंटरव्यू जो है वो हमारा नेगेटिव टूल है। ठीक है, तो ये हमारे रिक्रूटमेंट का पार्ट है।
रिक्रूटमेंट के बाद अब हमारा है, अब इसमें जो स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप्स है हमारा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, ठीक है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हमारा क्या होता है, जो प्रारंभिक इंटरव्यू हम इसे बोलते हैं, प्राइमरी इंटरव्यू भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म हम भरते हैं, यानी कि रिज्यूम दे रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं। जब भी आपने देखा होगा कोई एग्ज़ाम फॉर्म आप भर रहे हो गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ के लिए, तो वो सबसे पहले क्या मांगते हैं आपसे, एक फॉर्म मांगते हैं, ठीक है। वो एक फॉर्म बोलते हैं कि आप हमें ये फॉर्म भर के दे दो। तो वो क्या है, वो उनका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू है। वो वहीं सेलेक्ट कर लेंगे, अगर उनको किसी को वहीं से रिजेक्ट कर देंगे अगर उन्हें किसी को हटाना है तो, ठीक है। एप्लीकेशन एंड फॉर्म फिल करना, अगर सुटेबल नहीं होंगे तो शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, वहाँ ही वो ही देख लेंगे कि हर नेट वाले ने ही भरा है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने भरा है जिसका नेट नहीं है या पीएचडी नहीं है, तो उसे वो पहले ही रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म में, ठीक है। उसका फॉर्म ही आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, फॉर्म ही उसका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है कि वो ये देख लेते हैं, फॉर्म वगैरह जो हम भरते हैं उसमें वो देख लेते हैं कि आप सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो ये सबसे पहले यहीं आप रिजेक्ट हो जाओगे अगर आपने सभी स्पेसिफिकेशंस और जॉब की क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया जो जॉब के लिए है वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो फिर है सिलेक्शन टेस्ट, जो आपने देखा होगा टेस्ट होता है, ठीक है। एग्जाम पेपर जिसे हम बोलते हैं, हम जाते हैं टेस्ट देने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो सकता है। जैसे कि यूपीएससी देने का आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो यूपीएससी में क्या होता है, आपका एक प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो कहीं एक पेपर होता है, बाकी जो हम लोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के होता है उसमें ज़्यादा एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बाद में सीधे इंटरव्यू आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एग्ज़ाम भर रहे हो। तो वहाँ पे 1 2 3 पेपर हो सकते हैं, प्री और आपका मेंस हो सकता है। पहले प्री भरोगे, आप प्री क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप मेंस में जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सिलेक्शन टेस्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, आप सिलेक्शन टेस्ट दोगे जो आप एग्ज़ाम पेपर देने चाहते हो। उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो वो क्या होगा, आपका वहाँ इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं। जब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, आप जाकर के इंटरव्यू दोगे, ठीक है। इंटरव्यू हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, एक हमारा है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक है अनस्ट्रक्चर्ड यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होते हैं जहाँ पहले से ही क्वेश्चन बिल्कुल फिट बने हुए होते हैं, आपको जाकर के वही क्वेश्चन पूछने होते हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि पहले से कुछ भी नहीं बनाया, जो भी ऑन द स्पॉट हमें समझ में आया हमने पूछ लिया। सेमी स्ट्रक्चर में होता है कि कुछ हमने बना के लेके गए थे, कुछ हमने वहाँ ऑन द स्पॉट पूछ लिए, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो वाले होते हैं जो पहले से ही हम बना के रखते हैं सारे क्वेश्चन और फिर वही क्वेश्चन हम पूछते हैं। ये हमारे फ्लेक्सिबल नहीं होते, रिजिड होते हैं, बिल्कुल आपको वही क्वेश्चन जा करके पूछना है, ठीक है। तो दूसरा है हमारा स्ट्रक्चर से अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर। इसके बाद आपने क्या किया, आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया, इसके बाद आप रेफरेंस वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, यानी कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपकी वेरीफाई की जाएगी कि आप जब आपका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपके वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको ये देखा जाएगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। यानी कि आपने अगर नेट क्वालिफाई लिखा है तो नेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए, उसमें आपका सर्टिफिकेट लगा होगा तो वहाँ चेक होगा वो, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। जब आपका इन्फॉर्मेशन भी हो गया तब आपको क्या किया जाएगा, आपको फाइनल बता दिया जाएगा कि अब आप हमारे लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट हो। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। सिलेक्शन के बाद आप एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो है फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। फिर जॉब ऑफर आपको जॉब ऑफर हो जाएगी, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले हमारे प्रीलिमिनरी इंटरव्यू है, ये सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के स्टेप्स हैं, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू है, फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद रेफरेंस वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन को हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन डिसीजन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका जॉब ऑफर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेशन, ठीक है। जब आपका जॉब ऑफर हो गया, आपने क्वालिफाई कर लिया, आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आपका होगा एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन में क्या होता है, जो भी हमारे नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब आप यूजी में नए कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। वो क्या करते हैं, पहली क्लास से पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, उसमें अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में वो सब कुछ बताते हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू।
इसमें आपका एम्प्लॉय ओरिएंटेशन होगा, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन में हमारा न्यू एम्प्लॉयज़ को फैमिलियर विद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम, सर्विसेज सबके बारे में हम नए एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। जो भी नया एम्प्लॉय हमारे पास आया है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना है, फैमिलियर करना है कि उसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा नए एम्प्लॉयज़ को फैमिलियर करना है, ये हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ऑर्गेनाइजेशन की सभी जानकारियाँ हम उसे देंगे, प्रोग्राम सर्विसेज हम उसे बताएंगे, ठीक है, क्या क्या प्रोग्राम हमारे कॉलेज में है, क्या सर्विसेज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, ये सब हम उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, ताकि उसको क्या मिले, एक अपने आप उसको पता चले कि वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम हो रहा है और कैसा ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट है जनरल आइडिया ओरिएंटेशन, मतलब एक तो हम उससे क्या देंगे, जनरल आइडिया देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, जनरल आइडिया देंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें हम क्या बताएंगे, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, कि आपको कितने आवर काम करना है पर डे, ठीक है, इसके अलावा आपको कितनी सीएल मिलेंगी, कितनी कैजुअल लीव्स मिलेंगी, ये सब वो आपको अपने जनरल आइडिया ओरिएंटेशन में बताते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़, प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जॉब स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी, वो आपको ये बताएंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, आपकी अकाउंटेबिलिटीज़ क्या है, आपको क्या क्या काम करना है, ये बताएंगे। जॉब स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में, मॉडर्न ओरिएंटेशन में वो आपको आजकल मॉडर्न ओरिएंटेशन चल रहा है उसमें वो आपको कंफर्ट भी कराते हैं और आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। पहले कुछ दिन वो आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद वो आपके साथ मिलकर आपसे काम कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ खास नहीं है, इसमें ऐसा कुछ आता नहीं है एग्जाम में। इसमें हमारा इंक्रीज टीम स्पिरिट, इससे क्या होगा, आपकी जो टीम स्पिरिट है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है, टीम स्पिरिट बढ़ेगी आपकी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, पहले, और जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या, आपको अगर ओरिएंटेशन आप दोगे तो सबसे पहले आपकी क्या बढ़ने वाली है, टीम स्पिरिट बढ़ने वाली है, ठीक है, टीम स्पिरिट बढ़ेगी, ओरिएंटेशन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। रिटेंशन बढ़ेगा, रिटेंशन का मतलब ये है, आपको पहले दिन जब कुछ अटेंशन दी जाएगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा, तो आपका जो अपने काम पे फोकस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। ये डिक्रीज करता है फर्स्ट डे एंजाइटी को, ये जो नीचे वाला एरो है मैंने बताया था कि ये क्या है, ये आपका डिक्रीज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है फर्स्ट डे ओरिएंटेशन को, ये वाला एरो, ठीक है। ये क्या करता है, आपको डिक्रीज करता है फर्स्ट डे एंजाइटी को, ठीक है। एंजाइटी मतलब जैसे कि आप कहीं नई जगह जाओगे तो आपको एक एंजाइटी होती है, डर लगता है आपको एक, लेकिन अगर आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, आपको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो जो पहले दिन की जो एंजाइटी होती है वो आपकी घट जाएगी, ठीक है। इसके बाद इससे क्या होगा, आपको जो एम्प्लॉयज़ है वो कन्वर्टेड इनटू वल्नरेबल रिसोर्सेज। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर फील कराओगे, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर दिखाओगे, सिखाओगे, वो आएगा, उसके साथ आप डील करोगे, उसके साथ बात करोगे, उसके साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाओगे, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओगे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन दिखाओगे, घुमाओगे, एक दो दिन उसको कंफर्ट कराओगे, तो इससे क्या होगा, वो आपका एम्प्लॉयज़ जो है वो एक वल्नरेबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये है एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेशन का, ठीक है। पहले दिन जब हम एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है तो हम उसे किस तरीके से ओरिएंटेशन दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें हमारे जब हमारे एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन कर लिया है तो हम उसे क्या दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं और डेवलपमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो पार्ट हैं, एक तो ट्रेनिंग दे सकते हो आप, उसे डेवलपमेंट दे सकते हो। तो ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग में हमारा क्या है, ये एक्चुअली पहले टर्म्स चलता था ट्रेनिंग का, पहले हम उसे क्या बोलते थे, ट्रेनिंग बोलते थे, ठीक है। अब हम क्या बोलने लगे हैं, अब हम बोलने लगे हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है इम्पार्ट न्यू स्किल्स, कि हम क्या करेंगे, न्यू स्किल्स को क्या करना है, हमें इम्पार्ट करना है, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उसे नई स्किल्स सिखानी है। तो किसके अंदर सिखाओगे आप नई स्किल्स, ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, उसकी जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, वर्क एफिशिएंसी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी मतलब आप उसे नई स्किल सिखाओगे, जो भी आपके आपने उसे रिक्रूट किया है, आपने देखा है बीटेक है, वो रिक्रूट किया है, फिर आपने उसको अपनी मशीनें दिखाई है, उस मशीनों पे उसे काम करने के लिए एक दो दिन की ट्रेनिंग आपने दिया, महीने की ट्रेनिंग आपने दी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी वर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी, नुकसान नहीं करेगा, वो कुछ गलती नहीं करेगा, उसका जो काम होगा वो भी क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है।
जॉब, इसमें ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ जॉब रिलेटेड स्किल देते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म होती है और जॉब स्किल्स तक ही क्या होती है, लिमिटेड होती है, और हमें कुछ नहीं सिखाना, उससे हमें सिर्फ ये सिखाना है कि उस मशीन को किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म होती है लिमिटेड टू जॉब स्किल्स, और जॉब स्किल्स तक ये लिमिटेड होती है, ठीक है। तो फिर ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में क्या है, स्किल्स ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसमें हम सिर्फ स्किल्स ही नहीं सिखाते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ की जो पर्सनल ग्रोथ होती है उस पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने क्या किया, सिर्फ स्किल्स सिखा दी हमने, यहाँ हम स्किल्स के साथ साथ क्या कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या हो, उसकी पर्सनल ग्रोथ भी अच्छी रहे, ठीक है। हम उसे कुछ और भी चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग, फ्लुएंसी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें भी हम उसको सिखा सकते हैं, ठीक है। ऑल टेक्निकल स्किल्स हम सिखाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से एबिलिटीज़ सिखाएंगे, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ भी उसको सिखाएंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो किस तरीके से उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो सभी ऑल टेक्निकल स्किल्स हम उसे सिखाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारी स्किल्स हम वो उसकी जॉब से रिलेटेड हो, हम उसे सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसको सिखाएंगे, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग सिखाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ पर्सनैलिटी, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी पे फोकस कर रहे हैं, मेन किस पे फोकस कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ के ओवरऑल पर्सनैलिटी को बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, कि सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि वो अपने उसकी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी हो, उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो, उसका वे ऑफ टॉक भी अच्छा हो, हम हर चीज़ पे उसके काम कर रहे हैं। और ये क्या है, ये आपका करियर ओरिएंटेशन है, मतलब यहाँ तो सिर्फ आप जॉब तक सिखा रहे हो, ये करियर ओरिएंटेशन है, कि ज़रूरी नहीं है कि ये तभी काम आई जब आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो कहीं भी काम करेगा या कुछ बेहतर किसी और जॉब पे आएगा या कुछ ऑफिसर्स रैंक पे अगर उसका प्रमोशन हो जाएगा तब भी ये काम करेगा, ये लॉन्ग टर्म होती है, हमेशा के लिए आप सिखाते हो उसे, ठीक है। उसके साथ हमेशा चलेंगी, ये तो सिर्फ जब तक वो काम कर रहा है तब तक चल रही है, लेकिन ये वाली क्या है, ये लॉन्ग टर्म चलेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेनिंग सिर्फ हम एक पर्टिकुलर स्किल के लिए देते हैं, डेवलपमेंट हम ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कराते हैं, यानी कि आजकल कौन सी चल रही है, आजकल डेवलपमेंट चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उसे एम्प्लॉयज़ को वही सिखाएं जो उसके लिए उस पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम उसको मोटिवेशन भी देते हैं, मोटिवेटिंग क्लासेस भी चलती है, जैसे कि आजकल वो चल रहा है, सेमिनार्स भी हैं, कुछ नई नई चीज़ें सिखाते हैं हम, उससे क्या होता है, वो उसका जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर है। इसके बाद है इनपुट टू ट्रेनिंग डेवलपमेंट, जो हमारा ट्रेनिंग है उसके डेवलपमेंट के लिए हमारे क्या क्या इनपुट होंगे। अब इसमें है हमारा इनपुट टू ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। एक तो उसके अंदर क्या है कि डिसीजन मेकिंग सिखाएंगे हम उसे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएंगे, ये चीज़ें हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, ठीक है। ट्रेनिंग देते समय क्या क्या देनी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग देनी है, उसको हमें स्किल सिखानी है, ठीक है। एजुकेशनल थियोटिकल कॉन्सेप्ट देने हैं, जो भी थ्योरीज़ के थियोटिकल कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो भी पर्टिकुलर हम उसे स्किल सिखा रहे हैं उसके थियोटिकल कॉन्सेप्ट भी हम उसे देंगे, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट पे हम फोकस करेंगे, उसके एथिक्स हम उसे सिखाएंगे, क्या सही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके एटीट्यूड में बदलाव लाएंगे, हमें लगता है कि ये इतना बहुत सीरियस नहीं है काम करने के लिए, पर उसमें स्किल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके एटीट्यूड में भी चेंजेस लाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा नकारात्मक एटीट्यूड को सकारात्मक एटीट्यूड में हम बदलेंगे ट्रेनिंग के थ्रू, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उसमें नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड में उसके नेगेटिव एटीट्यूड को हम बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। तो ये इनपुट का मतलब ये है कि हम ट्रेनिंग में क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है उसको, तो ये सब चीज़ें हम ट्रेनिंग में देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। ट्रेनिंग क्या है, तो वैसे देखा जाए तो ये डेवलपमेंट ही है ये, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हम देंगे, स्किल सिखाएंगे उसको, थियोटिकल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम उसे, डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, उसके एथिक्स उसको देंगे, एजुकेशनल चेंजेस हम देंगे, ठीक है। एटीट्यूडनल चेंजेस पे ध्यान देंगे कि उसका एटीट्यूड में बदलाव आए, उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड पे बदले, ठीक है। फिर है कंफर्ट ऑफ ट्रेनिंग में क्या है, कंफर्ट एम्प्लॉयज़ इन कंपनी, पर्पस ऑफ ट्रेनिंग है ये, मैं थक गई हूँ शायद। पर्पस ऑफ ट्रेनिंग में क्या है, हमारा जो ट्रेनिंग है उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या क्या है। तो सिंपल सी बात है, एक तो एम्प्लॉयज़ को कंपनी में कंफर्ट करना। अब एम्प्लॉयज़ है वो बिल्कुल नया आया है, अगर वो फ्रेशर है तो उसे पता ही नहीं है किस तरीके से उसको काम करना है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ऊपर से हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक तरीका होता है। अब वो एकदम से नया आएगा तो उसमें बाकी एम्प्लॉयज़ तो एक्सपर्ट हैं काम करने में, वो अपने आप को लेफ्ट आउट
फील करेगा कि मैं सबसे अलग हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो उसको क्या मिलेगा, अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी उसे समझ में आ जाएगा कि कितना उसको आता है और ट्रेनिंग के थ्रू क्या कमी थी जो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आनी चाहिए, तो वो उसको सीख लेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले एम्प्लॉयज़ जो होगा वो क्या करेगा, कंपनी में कंफर्ट उसका एम्प्लॉयज़ का होगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी में क्या हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बाय इम्प्रूव वर्क मेथड। अब क्वालिटी से जब हम उसका काम का मेथड बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है आउटपुट की वो बढ़ेगी, ठीक है। और बेहतर काम करेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हमारी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेंगी आउटपुट की। अगर और उसका जो वर्क मेथड है जब इम्प्रूव हो जाएगा ट्रेनिंग के थ्रू, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग के थ्रू से काम करने का तरीका अच्छा हो गया, जिसके चलते उसकी काम में भी क्वालिटी आ गई और वो कम समय में ज़्यादा काम कर पाएगा, ठीक है। सुपरविज़न उसको में अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू हम उसे सुपरविज़न दे देंगे, इससे क्या होगा, वेस्टेज और एक्सीडेंट जो है वो घट जाएंगे, ठीक है। फालतू एक्सीडेंट और वेस्टेज नहीं होगा, चीज़ें बर्बाद नहीं होंगी। और एक्सीडेंट होने के मशीन से या कि कोई ऐसा है कि वो गलत कुछ काम कर रहे हैं, इससे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो वो सब भी नहीं होगा अगर हम उसे ट्रेनिंग देंगे तो प्रॉपर, ठीक है। ये हमारा है पर्पस ऑफ ट्रेनिंग का पार्ट। इसके बाद हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बस हमारा इतना और है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा क्या है, ट्रेनिंग नीड्स को पहचानना। सबसे पहले हमें नीड का असेसमेंट करना है कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ आया है उसे कितना आता है और कितनी उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नीड को असेस करना है कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़ को, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम नए एम्प्लॉयज़ को ही करें, हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ को भी हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब कंप्यूटर आया था तो गवर्नमेंट ने सारे एम्प्लॉयज़ की, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, सबकी ट्रेनिंग कराई थी कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये क्या है, ये नई नई आपको जैसे आपको फील होता है कि आपकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको क्या मिलती रहती है, ट्रेनिंग मिलती रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ट्रेनिंग नीड को आप असेस करोगे, पहचानोगे। सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे कि ट्रेनिंग में हमें अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सिखाना है। आप उद्देश्य बना दोगे कि हमें क्या सिखाना है, इसमें इसको ये वाला पॉइंट नहीं आता तो हमें इस पॉइंट को इसमें इस एम्प्लॉय को सिखाना है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओगे, आप पूरा प्रोग्राम बनाओगे, आप ट्रेनिंग के लिए एजुकेटर्स को बुलाओगे, हो सकता है आप सीनियर से बोलो कि भाई इसको ये इस चीज़ की ट्रेनिंग दो, तो आप पूरा प्रोग्राम बनाओगे। उसके बाद इवैल्यूएशन करोगे, आप ये देखोगे कि कुछ ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा हुआ या फिर नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्या है, आपको नीड को असेस करना है कि कहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, आप ऑब्जेक्टिव बना के देखोगे कितनी ट्रेनिंग आपको देनी है, फिर आप ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाओगे, उसके बाद इवैल्यूएशन आप दोगे, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग है। प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग में क्या है, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग की नीड्स को आप आइडेंटिफाई करोगे। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, टास्क एनालिसिस, मैन एंड ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस। प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग में आपको ये देखना है कि ट्रेनिंग की क्या क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग नीड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस करना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। टास्क को आप एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या काम हमें सिखाना है, क्या क्या टास्क हमारे सिखाने की ज़रूरत है, किस तरीके के टास्क में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप अपने मैन और ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। जितने भी आपके मैन और ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको एनालिसिस करोगे कि कितने एम्प्लॉयज़ को इस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग है। इसमें भी कुछ खास ऐसा है नहीं, ये स्टेप देख लीजिएगा, स्टेप आ सकता है एग्जाम में कि ट्रेनिंग नीड्स की आइडेंटिफाई करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना और फिर इवैल्यूएशन करना। इसके अलावा आपकी ये आ सकते हैं, जो आपका ये है, ये वाले स्टेप्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, फिर इंटरव्यू, फिर रेफरेंस, वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन, डिसीजन, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन और जॉब ऑफर, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसमें सब बेसिक है, एक बार आप सही से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में हमारा क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और फिर हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में हमारा एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है और एक है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ओजेटी, दोनों ही ओजेटी हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी और ऑन द जॉब ट्रेनिंग और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो 3 तरह की ट्रेनिंग हमारी होती है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में। सबसे पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। इसमें क्या होता है, वर्क प्लेस पे स्किल सिखाई जाती है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जब आपने जॉब को ज्वाइन कर लिया तब क्या होगा, आपको वर्क प्लेस में क्या सिखा दिया जाएगा, स्किल सिखा दी जाएंगे। मतलब जहाँ भी आप सीख जा रहे हो, जहाँ भी आप नौकरी करने जा रहे हो, वहीं आपको स्किल सिखा दी जाएंगी, ठीक है।
फिर है हमारा इसी के अंदर आपके, इससे क्या होगा, आपका वर्क प्लेस पे स्किल सिखाना, हैंडसम एक्सपीरियंसेस, मतलब वहीं आपको सिखा दिया जाएगा, आपके हाथों से आपको चीज़ों को सिखाया जाएगा। इसको हम हैंडसम, क्योंकि आपको काम भी तो उन्हीं मशीनों पे करना है ना, तो उन्हीं मशीनों पे आपको उस समय ट्रेनिंग दी जाएगी, आगे भी आपने उसी मशीनों पे काम करना होता है। ठीक है, इंक्रीज स्किल्स एंड नॉलेज, अब वहाँ आपकी क्या होगी, स्किल एंड नॉलेज को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में फर्स्ट है हमारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये जो आपकी जॉब है ना उसी की ट्रेनिंग को हम क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद जॉब ट्रेनिंग देते हैं, जॉब परफॉर्मिंग के समय ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिकल प्लस थियोटिकल ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें क्या करता है, जैसे मैंने आपको रिक्रूटमेंट किया, रिक्रूटमेंट करने के बाद मैं आपको वहीं आपके जो भी मुझे अपने वहाँ आपको काम कराना है उसकी ट्रेनिंग में उसी समय दे दूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी फाइनल, उसके बाद आप रेगुलर काम करना शुरू करोगे, तो इसको बोलते हैं हम जॉब ट्रेनिंग को एक्सटेंशन करना। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद जॉब ट्रेनिंग देते हैं, जॉब परफॉर्मेंस के समय ट्रेनिंग, और एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल और थियोटिकल ट्रेनिंग हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारा कोचिंग दे सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन एट वर्क प्लेस, करेक्शन बाय सुपीरियर, फोकस ऑन वीक पॉइंट्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, मतलब एक व्यक्ति के लिए दूसरा एक व्यक्ति होगा जो उसको ट्रेनिंग देगा आपके वर्क प्लेस में। ठीक है, कोई भी आपका मेंटोर हो सकता है, वो आपको क्या करेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन एट वर्क प्लेस होगा। करेक्शन बाय सुपीरियर, फोकस ऑन वीक पॉइंट, जो आपके सुपीरियर होंगे वो आपको करेक्ट करते रहेंगे, आप काम करोगे वो आपको करेक्ट करते रहेंगे, जहाँ भी आपका वीक पॉइंट होगा वो फोकस करके आपको करेक्ट करके वो प्रॉब्लम जो होगी वो आपकी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर है हमारा मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग में क्या है हमारा, गाइडिंग पीपल्स हमेशा ट्रेंड करता है। गाइडिंग पीपल्स क्या करता है, आपको एक व्यक्ति जो है वो आपका मेंटोर होता है, वो आपको क्या करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है, और जो भी आपसे गलती होती है वो आपको गलती को ठीक करता रहता है। जॉब रोटेशन है, जॉब रोटेशन का मतलब रोटेट डिफरेंट डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग ऑल जॉब एरिया। ठीक है, इसमें जॉब रोटेशन में क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है सबका काम आपको सिखा दिया जाएगा। एक मंथ आपको अकाउंट्स का काम सिखाएंगे, अगले एक मंथ आपको जितना भी ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट है वो दे देंगे, अगले नेक्स्ट मंथ में आपको डिपार्टमेंट्स का मैनेजिंग का काम सिखाएंगे, फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बना देंगे। तो वो क्या है, आप क्या करते हो, आपको रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो आपके हाँ अलग अलग डिपार्टमेंट का काम सीख लेते हो। ठीक है, सभी जॉब एरिया आपको सिखा दिए जाते हैं जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेट होता रहता है कि एक मंथ आपको क्या किसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, किसके साथ काम कर रहे हो, आप अकाउंट्स में काम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आप क्या किसके काम कर रहे हो, के साथ काम कर रहे हो, प्रिंसिपल के साथ काम कर रहे हो, उसके नेक्स्ट मंथ आप लीगल डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको जॉब रोटेट होती रहेगी और आप हर काम सीख लोगे सभी जॉब्स के। ठीक है, तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में एक तो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, दूसरा आपकी कोचिंग हो गई, मेंटोरिंग हो गई, और जॉब रोटेशन हो गया, ये आपके ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में है। ठीक है, जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहीं आपके जो सुपीरियर होते हैं वो आपको चीज़ों को सिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, इसमें आपको ट्रेनिंग जॉब इन्वायरमेंट के बाहर देते हैं, मतलब आपको बाहर भेज देते हैं। जैसे आप जहाँ आपका रिक्रूटमेंट हुआ वहाँ आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपको कहीं बाहर भेज दिया जाएगा ताकि आप बाहर जा कर के ट्रेनिंग ले सको। ठीक है, ट्रेनिंग जॉब इन्वायरमेंट के बाहर भेजते हैं, ट्रेनिंग के बाद वर्क प्लेस में आता है, आप सीख आए कहीं बाहर आपको काम हो गया। जैसे कि आप देख लोगे जो UPSC की जो ट्रेनिंग होती है वो कहीं एक अलग जगह ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उन्हें उनको उनका डिस्ट्रिक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ट्रेनिंग जॉब इन्वायरमेंट के बाहर होती है, आपको बाहर ट्रेनिंग दी जाएगी, एक जगह ले जाकर आपको सारे काम सिखा दीजिएगा, उसके बाद आपको अपना अपना एरिया मिलेगा, उसके बाद आप जाकर के अपने इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहाँ आप काम करोगे। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आप वर्क प्लेस में आते हैं। इसमें कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, ऐसे लेक्चर अप्रोच हो गया, आपको लेक्चर के थ्रू चीज़ें सिखाई जा रही है, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू सिखाई जा रही है। कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे सेमिनार्स के तरह ही ये कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसमें कई लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, सिमुलेशन यानी कि एडिटिंग रियलिटी सिमुलेशन में क्या होता है, आपको रियलिटी के थ्रू सिखाया जाता है, रियलिटी लाइक सिचुएशन, डुप्लीकेट सिचुएशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं आपको जैसे कि अगर आप देख लो तो पायलट होते हैं। ठीक है, पायलट की ट्रेनिंग क्या होती है, पायलट की ट्रेनिंग में उनको क्या दिया जाता है, अब सीधे उनको उनके हाथ में प्लेन तो नहीं दे देते ना, तो उनको बिल्कुल एक
प्लेन जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें आप उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उन्हें प्लेन पकड़ाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, सिमुलेशन यानी कि एडिटिंग रियलिटी, बिल्कुल रियल लाइक सिचुएशन होती है, उसमें आपको सिखाया जाता है, पर ओरिजिनल जगह आपको नहीं सिखाया जाता है। जैसे आर्टिफिशियल प्लेन है, वो पूरा प्लेन जैसा ही है, उसके अंदर का एक एक चीज़ प्लेन जैसी है, और उसको पहले ट्रेनिंग आप उसमें दे रहे हो, उसके बाद आप प्लेन दे रहे हो उसको, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये सिमुलेशन एडिटिंग रियलिटी की ट्रेनिंग है, ठीक है। फिर आपका स्पेशल स्टडी हो गई, आपको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिखाए जाए, फिल्म टीवी के स्टडी, रोल प्लेइंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इन सब के थ्रू आपको क्या सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी बातें जो हम क्लासेस में भी यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल करने में क्लासेस में, वो सब वही हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में है। ये सब हम लोग आसान है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बीच की होती है। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग वर्क यूनिट के पास होती है, ठीक है। यानी कि जो ट्रेनिंग एरिया है वो बहुत दूर नहीं होगा, आपके वर्क यूनिट के पास ही होगा ट्रेनिंग एरिया, वहीं आपको सिखा दी जाएगी, ठीक है। जहाँ आप काम कर रहे हो उसके पास ही ट्रेनिंग एरिया बना होगा, जहाँ आपकी जॉब लगी है, जहाँ आपकी जॉब है उसके पास ही ट्रेनिंग एरिया होगा। आप जाओगे ट्रेनिंग एरिया में ट्रेनिंग लेकर के वापस अपने वर्क प्लेस में आ जाओगे। तो ये क्या है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एरिया के बीच की ट्रेनिंग वर्क यूनिट होती है हमारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एवोल्यूशन है। ट्रेनिंग एवोल्यूशन में हमारा किसने दिया था, किर्कपैट्रिक ने दिया था मॉडल ऑफ एवोल्यूशन ट्रेनिंग इफेक्टिव। मतलब कि आपको ये देखना है कि आपकी ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव रही है, उसका एवोल्यूशन करोगे आप। तो किसका यूज़ करते हैं हम इसमें, किर्कपैट्रिक्स का मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें रिएक्शन ऑफ पार्टिसिपेशन, कैसे पार्टिसिपेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है। लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा, एग्जाम टेस्ट वगैरह, ठीक है। बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेशन, स्किल को यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, और रिजल्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन, फॉलो अप आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रेनिंग ऑफ एवोल्यूशन हमारा किर्कपैट्रिक के मॉडल के द्वारा हमारा एवोल्यूशन ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस था। ये मॉडल है, इसका नाम क्या है, एवोल्यूशन ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, ट्रेनिंग कितना इफेक्टिव है उसको इवेल्युएट करना है। रिएक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट का रिएक्शन करना है, कैसे पार्टिसिपेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसे ठीक लगा नहीं लगा, समझ में आया या नहीं आया, वो पार्टी से या उसे पसंद आई या वो और आगे ट्रेनिंग लेना चाहता है। तो ये क्या है, ये उसका रिएक्शन, हम जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है उसका क्या रिएक्शन है। लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेशन है, हम क्या देखेंगे, एग्जाम लेंगे, पार्टिसिपेंट का टेस्ट लेंगे, उसमें या फिर किसी और मेथड से हम इवेल्युएट करेंगे कि हमारा जो ट्रेनी है उसने कुछ सीखा है या फिर नहीं सीखा है, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, वो जो भी चीज़ें उन्हें सिखाई गई हैं क्या वो उन स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस समय तो हम जब ट्रेनिंग लेते हैं तो हम बहुत मोटिवेट होता है, हमें लगता है हम इस स्किल को यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में हम हैबिचुअल होते हैं तो हम उस स्किल को इतना यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम बाकी जो हैबिचुअल चीज़ें हैं उन्हीं को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट है, हम उसको फॉलो अप करेंगे, ठीक है, कि जो हमने ट्रेनिंग ली है उसका कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं है, हमें दोबारा से फ़ायदे की ज़रूरत तो ट्रेनिंग की नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग एवोल्यूशन है, किर्कपैट्रिक मॉडल है एवोल्यूशन और ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस का। हम जज करते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग है उसका कुछ फ़ायदा है या फिर नहीं है, ठीक है। इसमें रिएक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट का रिएक्शन देखेंगे हम, लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखेंगे, बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखेंगे और रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेशन देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, पूरा 1 आवर का, पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगते हैं, लेकिन अब सिलेबस में है तो पढ़ने ही पड़ेंगे भाई। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर अच्छा समझ में आए तो फिर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो मैं कमेंट्स में आपको जवाब दे दूँगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।